नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दल एक मंच पर आ चुके हैं। विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक के बाद गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया। नाम रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। बस इसके बाद से ही बीजेपी सचेत हो गई और सियासत ने जोर पकड़ लिया। 18 जुलाई को जब विपक्षी दलों ने इंडिया बनाकर सियासी लड़ाई में बीजेपी पर बढ़त बनाने की कोशिश की, तब कहा गया कि अब तो बीजेपी के लिए इंडिया की आलोचना करना भी मुश्किल होगा। लेकिन फिर जो कुछ हुआ इस दावे को गलत ही साबित कर गया। राजनीतिक संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो मणिपुर के मुद्दे पर इंडिया में शामिल पार्टियां एकजुट दिखीं। प्रधानमंत्री मोदी से संसद में आकर बयान देने की मांग की जा रही है। कामकाज नहीं हो पाया। इंडिया बनने के बाद विपक्ष को एकजुट दिखना जरूरत बन गई है। फिलहाल मणिपुर मसले पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट सब एक साथ होकर बीजेपी पर आक्रामक हैं। ऐसे में विपक्षी एकता का एक संदेश देश में जा रहा है। उधर इंडिया बनने के ठीक एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 को देखते हुए नया नैरेटिव सबके सामने रखा है। जी हां, उन्होंने इंडिया नाम के पीछे खड़ी विपक्ष की सारी रणनीति को ध्वस्त करने की कोशिश की है। उन्होंने कह दिया कि आतंकी संगठनों ने भी इंडिया नाम रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी इंडिया के साथ ही था। जाहिर है कि अगर विपक्ष नाम के सहारे अपना वजूद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो सत्ताधारी दल इस नाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइट में नई लकीर खिंच गई है। वहीं इंडिया के बेंगलुरु लॉन्च के बाद से ही विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सवाल उठ रहे हैं। यूं तो इस कटीले मसले से सबने तात्कालिक तौर पर बचने की कोशिश की, लेकिन अब इनका सामना करना ही पड़ेगा। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या 26 दलों का गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला निकाल पाएगा, और ऐसा फॉर्मूला जो सबको स्वीकार हो, ये निकालना कितना आसान कितना मुश्किल है। और इसके साथ साथ विपक्षी दल के अपने अपने अरमान कैसे पूरे होंगे। हर नेता का अपना अहम है, इसको भी पाटना बहुत ज़रूरी होगा। कई तरह की चुनौतियां हैं। आज हम इन्हीं चुनौतियों पर गौर करेंगे। साथ में इंडिया बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये भी देखेंगे। साथ ही आज के विशेष में हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि इंडिया के से प्यार क्या बीजेपी को नहीं रहा है, या विपक्ष का इंडिया बीजेपी के इंडिया या भारत को कैसे काट पाएगा। देखते हैं आज का विशेष। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर की राजधानी इंफाल का दौरा किया है। 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस ने कहा कि जातीय झड़पों ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। विपक्ष यहां राजनीति करने के लिए नहीं आया। मणिपुर में संघर्ष को समाप्त करने के लिए, शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने के कोशिश का नाम आज का इंडिया है। विपक्षी दलों के सांसदों का दल 3 मई से पूर्वोत्तर राज्य में भड़की जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए कई राहत शिविरों का दौरा करेगा। करीब 3 महीने से हिंसा के शिकार मणिपुर को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है और समझा जाता है कि प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के आधार पर ही इंडिया गठबंधन सरकार को सुझाव दे सकता है।
नहीं बना के आए हैं, दो अलग अलग समूह में है और दोनों समूह को ये जिम्मेवारी दी गई है कि हम लोगों को सुने। इनको सुना नहीं है लोगों ने, चाहे सरकार हो या कोई और। हमारी सिर्फ कोशिश है, क्योंकि सुनना हीलिंग का हिस्सा है, ताकि हम सुन पाए और यही मैसेज कन्वे कर पाए दिल्ली में कि अगर हम कहते हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तो मणिपुर हमारा हिस्सा है ना। मणिपुर अगर सामूहिक चिंता में है तो वो हमारी चिंता भी होनी चाहिए। वही हम कोशिश करेंगे, चाहे इम्फाल वैली में बात करें या चूड़ाचंदपुर जाएं, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में हर एक समुदाय से बात करेंगे। माइती हो, कुकी हो, जो नागा हो, कोई भी हो, सबसे बात करेंगे। Political parties can, anybody can visit, and I hope that not only in situations like these, I hope that political parties have interest in Northeast in general, also in other times also, to visit and see the difficulties and the challenges we face in the Northeast. But everybody has a right to go, and the concerns have been expressed by everybody. I think everybody is united in the fact that we need to find peace. So it's good, and whatever the suggestions they bring back, we'll see. Thank you, sir. देखिए, वो सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि हमें पीस कब आएगा और हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि पीस के लिए सारे लोग मिलकर ये प्रयास करें, और निश्चित रूप से दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में बातचीत करके भी उनको भी समझा रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं, और दोनों कम्युनिटी के लोग भी यही चाहते हैं कि पीस आना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम दोनों ही कम्युनिटी के लोगों से, सीएसओ से, उनसे बात कर रहे हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर रहे हैं कि इन लोगों को समझाएं, हिंसा छोड़ें और एक शांति लाने के लिए एक अपील करें। चूड़ाचांदपुर में एक राहत शिविर का दौरा करने के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इन लोगों का चेहरा देखकर पता चलता है कि ये डरे हुए हैं। इन लोगों को सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बहुत भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है। देखिए, हम आके देख रहे हैं कि आज भी लोग भूले नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, किस प्रकार से रात को अपने जान को बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, किस प्रकार से उन लोगों पर हिंसा हुई, किस प्रकार से उनको धमकाया गया। वो बीते हुए जो दहशत उन्होंने अनुभव किया है, आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है और बहुत कुछ हमको साथ मिलकर करना पड़ेगा। उधर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल पर हमला बोला और कहा कि ये गठबंधन के सांसदों का दिखावा है जो मणिपुर गए हैं। उन्हें बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लोग आज मणिपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, कहीं पर पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको हत्या पर मजबूर होना पड़ता। इससे पहले मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने 26 राजनीतिक दलों के सांसदों के प्रतिनिधित्व करने वाली इस टीम का स्वागत किया था और कहा था कि उन्हें राहत शिविरों का दौरा करना चाहिए और उन लोगों से मिलना चाहिए जो लगभग 3 महीने से अपने घरों से बाहर है। हम मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग के संबंध में सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। Yeah, it's better let them go there. But the only thing is that after going there, if they can suggest some good things, that will be good. Otherwise, how can they bring that idea that can be discussed here? मणिपुर में संसद में घमासान के बाद अब राज्य में विपक्षी नेताओं के दौरे से मसले को सियासी तूल जरूर मिली है, लेकिन करीब 88 दिन से चल रहा विवाद और हिंसा पर विपक्ष इतनी देर से क्यों जागा, ये भी सवाल है। वैसे इंडिया गठबंधन बनने के बाद मणिपुर पर सियासी तेजी गठबंधन की पहली परीक्षा के रूप में भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज है। केंद्र ने हलफनामा दाखिल करके अपने प्रयासों को सबके सामने रखा। केंद्र ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। साथ में केंद्र ने अपील की है कि मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत को ये निर्देश भी दिया जाए कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दे। केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिला फोन से वीडियो बनाया गया है, जिस फोन से वीडियो बनाया गया है वह भी कब्जे में है। मणिपुर के हालात में तेजी से सुधार हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का दौरा अहमियत रखता है और इससे सियासत को तूल न मिले, ये सभी को ध्यान देना होगा क्योंकि ये मामला संवेदनशील है। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में विपक्ष और बीजेपी में जो रार है वो अब तकरार में बदल चुकी है। सड़क में हंगामे के बाद संसद में भी सियासी गर्मी देखने को मिल ही रही है। विपक्ष ने जहां मणिपुर को पीएम मोदी की जवाबदेही से जोड़कर रखा है, तो बीजेपी थोड़ा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। संसद में कई दिनों तक इस मसले पर हंगामा चला। सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन तक हुआ। आखिर क्यों? विपक्ष प्रधानमंत्री का जवाब चाहता है और सत्ताधारी दल इस विपक्षी हमले के खिलाफ किस रणनीति पर काम कर रहा है, ये इस रिपोर्ट में हम देखेंगे। Government itself is taking हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। इससे पहले मणिपुर महिला यौन उत्पीड़न मामले पर संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया कि सरकार इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने विपक्ष से अनुरोध किया कि वो इस मुद्दे पर चर्चा होने दें। ये महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष इस मामले पर चर्चा नहीं चाहता। से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों वर्ग के सदस्य ने
चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। बैठिए, आपकी बात सुनी मैंने, अब बैठिए। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो उस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री और सदन के उपनेता ने पूर्व में ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, कि हम मैं अभी तैयार है और हम अध्यक्ष पीठ से भी बोला था। लोकसभा में विपक्ष हंगामा मचा रहा था तो राज्यसभा भी हंगामे के मामले में पीछे नहीं था। मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार हंगामा कर रहे थे। संजय सिंह के हंगामे से राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ इतने नाराज हुए कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। आप सांसद संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं निलंबन के विरोध में संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने संजय सिंह के साथ इकट्ठा होकर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की। वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहां पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी और बर्बादी हो चुकी है। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। Government itself is taking this. 2018 में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ वैसे मणिपुर मसले पर विपक्ष कई बार अपनी संसद की रणनीति बदल चुका है। पहले मणिपुर पर बहस की मांग की गई। जब बहस के लिए बीजेपी तैयार हुई तो विपक्ष प्रधानमंत्री का सदन में जवाब मांगने पर उतारू हो गया। इस बीच तकरार ने इतना उग्र रूप लिया कि बीजेपी इस हंगामे को संसदीय कार्य प्रणाली के हनन बताते हुए विपक्ष को बैकफुट पर लाने को तैयार होने लगी और पुरजोर कोशिश हुई इसके लिए। लेकिन सार्थक बहस के बिना मणिपुर पर जवाबदेही
बन नहीं पा रही। बहस होती तो सदन के पटल पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना ही पड़ता। उधर विपक्षी दलों ने जब इंडिया शब्द से खुद का नामकरण किया तो इस नाम को सुरक्षा कवच माना गया। सोच ये भी थी कि भला कैसे कोई इंडिया के नाम पर कीचड़ उछालेगा, भला कैसे कोई इंडिया की तुलना विपक्ष को या कहा जाए इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करेगा और इस वजह से विपक्ष को बदनाम कर पाएगा। लेकिन बीजेपी ने इस कवच को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की और कहा, जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वो इंडिया नाम रख के ही हमारे सामने आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे या इंडियन मुजाहिदीन, सभी ने अपने नाम में इंडिया लगाया। विपक्ष ने जब इस बयान पर आपत्ति जताई तो सियासत गरम हुई और कई राष्ट्रहित के मसले नाम के इस शोर में दब गए। नाम पर बखेड़ा। इंडिया पर सवाल, विपक्ष का जवाब। नया नाम, नया नैरेटिव। इंडिया नाम विपक्ष का सुरक्षा कवच। इंडिया के नाम पर बखेड़ा खड़ा करना बीजेपी बेहद अच्छी तरह से जानती है। इंडिया नाम पर सवाल उठाकर बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडिया नाम रख लेने से क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि नाम में तो इनके भी इंडिया या इंडियन है, सिर्फ नाम रख लेने से कोई भारत नहीं बन सकता। फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम INDIA कर दिया। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी आप जो चाहे कर लीजिए, हम इंडिया हैं। देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं, और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर
ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में इंडिया करते हैं और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात है। संसद की परंपराएं रही हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो नाजुक और संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री को संसद के अंदर वक्तव्य देने की परंपरा है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री संसद के बजाय बाहर का रास्ता चुन रहे हैं। आप वहां के स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे। विपक्ष इंडिया के नाम पर हमले का अपने तरीके से जवाब दे रहा है। वो इसे राष्ट्र विरोधी बता रहा है। विपक्ष सावरकर का नाम उठा रहा है, जिसे जिन्ना के हमदर्द के रूप में दर्शाया जा रहा है। हिंदू महासभा को भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी बताया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या नैरेटिव की ही रही है। वैसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या नैरेटिव ही रही है। सीटों के लिहाज से देखें तो इस गठबंधन की एनडीए से कोई बराबरी नहीं हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि विपक्ष समझता है कि बीजेपी किन मुद्दों पर 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। ये मुद्दे हैं ध्रुवीकरण, इसमें मंदिर या समान नागरिक संहिता हो सकती है। दूसरा मसला है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें बीजेपी की मुहिम है ओबीसी को तवज्जो देना, कैबिनेट में जगह देना, पार्टी में मुख्य चेहरों में जगह देना। तीसरा है लाभार्थी यानी योजनाएं, जिसमें अन्न, गैस आदि को लेकर केंद्र की योजनाएं हैं। ये लाभार्थी बीजेपी के वोट बैंक हैं। विपक्ष को लगा कि बीजेपी इन तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगी। ऐसे में I.N.D.I.A गठबंधन सीट शेयरिंग से ज्यादा एक कोशिश है कि पूरे देश में नेताओं का ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन को ताकत दे सके। मतलब साफ है कि बीजेपी के हर दाव को काउंटर करने के लिए विपक्षी दलों ने INDIA को आगे किया और अब पीएम मोदी ने उसका तोड़ निकाला है। उन्होंने इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करते हुए आज इंडिया गठजोड़ का जिक्र करते हुए आतंकी संगठन में इंडिया नाम सामने रख दिया। बात कर रहे हैं इंडिया की, देश इंडिया की नहीं बल्कि विपक्ष इंडिया की। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी घमासान का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाकर सत्ता पर जीत की हैट्रिक मारने की रणनीति को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरना चाहती हैं। विपक्षी एकता के नए कुनबे का नाम इंडिया है। बेंगलुरु में लगे विपक्षी नेताओं के जमावाड़े में ये दावा किया गया कि ये 26 दल एक साथ आकर मोदी सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। विपक्षी दलों में खास तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं, देश बचाने की लड़ाई है। हालांकि विपक्षी एकता की राह में कठिनाइयां अभी भी कम नहीं हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता पर जोरदार प्रहार करते हुए इसे भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया है। देश का विकास इनके लिए मायने नहीं रखता, इनके लिए इनका परिवार ही प्रथम है। ये तमाम आरोप एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए हैं। एक नजर डालते हैं विपक्ष के इंडिया के लॉन्च पर।
मिशन 2024 विपक्षी दलों ने दिखाया 26 की एकता कदम। एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा रोमांचक सियासी मुकाबला। महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर खाई जा रही थी साथ रहने की कस्में। मिशन 2024 फतह करने को लेकर सियासी दलों का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर लगातार तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बीजेपी विरोधी दल एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। 26 दल मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। इस नए अलायंस का नाम दिया गया है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट। इस बैठक में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सत्ता या फिर प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। यानी साफ संदेश दिया जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर एक साथ रहने को तैयार हैं। शर्त एक है बीजेपी को सत्ता से हटाना, लेकिन विपक्षी एकता की राह में कांटे भी कम नहीं है। ED, vigilance, all such institutions, they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है, और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। हालांकि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक पद पर फैसला नहीं हो सका। कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी या नीतीश कुमार में से किसी एक को संयोजक पद दिया जा सकता है, लेकिन अब इस पर मुंबई में होने वाली अगली बैठक में फैसला लेने की बात कही गई है। 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो संयोजक और पार्टियों के सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला बनाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के कामकाज के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा, जहां 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया एनडीए को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति तैयार करेगा। विपक्षी एकता पर पीएम का प्रहार। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग की दशकों से देश हवाले है। भ्रष्टाचारी परिवारवादी दलों ने देश के युवाओं के साथ नाइंसाफी की है। विपक्षी दलों के लिए देश का विकास मायने नहीं रखता, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार अटैक किया है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जोरदार तंज कसते हुए कहा
कि बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एकजुट होकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन परिवारवादी दलों ने देश के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि विपक्षी दलों के लिए देश का विकास मायने नहीं रखता। इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। इनका एक ही एजेंडा है, परिवार बचाओ। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। कुल मिलाकर 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकता मजबूत होती दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर विपक्षी एकता की कस्में खाई जा रही है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि विपक्षी एकता के मद्देनजर बीजेपी भी अपने कुनबे को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों के जहां 26 दल एक साथ हैं, तो वहीं बीजेपी 38 दलों के साथ होने का दावा कर रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सिर्फ छोटे छोटे दलों को साथ लाकर विपक्षी दल क्या मजबूत एनडीए का सामना कर पाएंगे, क्योंकि जो 26 दल एकजुट होने जा रहे हैं वो पिछले चुनाव में 150 सीटों से कम में सिमट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दिलचस्प बात यह है कि लॉन्च के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की मंशा सत्ता या प्रधानमंत्री पद में दिलचस्पी की नहीं है। विपक्ष का मकसद है देश, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की रक्षा करना। ये मूल्य काफी उच्च हैं, और लेकिन जमीनी हकीकत की यदि हम बात करें तो ये सब कुछ अलग है। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता लोलुपता से कैसे और कब तक विपक्ष के नेता बचकर रह सकते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं से कैसे दूरी बनाकर रह सकते हैं। उधर इंडिया कई विपक्षी घटक दलों से बना है। हर दल की अपनी आशंकाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और अरमान हैं। हर विपक्षी सिरमौर की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, और इन्हीं ख्वाहिशों से विपक्षी एकता का दम भी निकलता है। आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता को दिल्ली अध्यादेश से जोड़कर देख रहा है, और आपकी इच्छा ये है कि विपक्ष उसका केंद्र के खिलाफ अध्यादेश की लड़ाई में साथ दे। आप तमाम प्रदेशों में भी अपना वजूद बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, और यहाँ पर विपक्षी एकता आड़े आ सकती है। उधर समाजवादी पार्टी साफ संदेश दे चुकी है कि गठबंधन की स्थिति में यूपी में नेतृत्व उसी का होगा। कांग्रेस बराबरी की बात चाहती है। जेडीयू और आरजेडी खेमे में भी शायद सब कुछ ठीक नहीं। बेंगलुरु बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी एकता में दरार साफ तौर पर दिखा दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हो गए। उनके साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। वहीं सीट बंटवारा एक बड़ी फांस है। 26 दलों का गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से फॉर्मूला निकाल पाता है जो हर पार्टी को स्वीकार हो। सभी उस फॉर्मूले को तैयार करने में लगे हैं, और लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं मिला है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। ये सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि विपक्षी गठबंधन का फोकस 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहाँ से हैं, और इन राज्यों के क्षेत्रीय दल अपनी राह चलने पर आमदा हैं। इन्हीं चुनौतियों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। विपक्षी एकता के पेंच, कैसे एकजुट होगा विपक्ष? सीट बंटवारा संभव कैसे? इतना सफल होगा इंडिया गठबंधन? विपक्षी एकता में कई पेंच हैं। एक तरफ तो पार्टियां राज्य में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सिर्फ टोव्वल कर रही है। क्या वे लोकसभा के लिए एक साथ एक मंच पर सहमत हो पाएगी? इस सवाल का जवाब
विपक्षी नेताओं को ढूंढना होगा। सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद लेफ्ट पार्टियों ने साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव नहीं है। ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर शिवसेना और एनसीपी का दावा मजबूत दिखता है, लेकिन दोनों दल टूट चुके हैं। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति आसान नहीं। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा चुनाव से लेकर एमसीडी तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो तस्वीर उलट नजर आती है। अध्यादेश का भी मसला है, यहाँ तालमेल कैसे बैठेगा। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। आप पार्टी इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर कह रही है कांग्रेस दिल्ली पंजाब में चुनाव न लड़े तो हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। विपक्षी गठबंधन के सामने जितने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं रहने वाला, जितने राज्य और जितनी पार्टियां हैं, सीट बंटवारे की राह में उतने पेंच हैं, उतने ही रोड़े हैं। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारा आसान नहीं, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कांग्रेस के लिए सीट छोड़ना गवारा नहीं। इसके अलावा ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। इन दोनों राज्यों के सीएम ने कांग्रेस और नीतीश से दूरी बना ली है। इन राज्यों में बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत होने देगी। शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही कहा था कि वे मोदी सरकार का विकल्प प्रदान करने के लिए विपक्षी दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकता बनाने को राजी करेंगे, लेकिन अब इस पर भी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। विपक्षी एकता को लेकर दलों की बैठक अभी तो पहला कदम मात्र है। टीएमसी, कांग्रेस, आप और एसपी जैसे दल एक दूसरे से सामंजस्य बिठा सकेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। इन सभी पार्टियों का इतिहास या तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का रहा है या गठबंधन का बुरा अनुभव झेल चुके हैं। इन हालातों में इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां तमाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जब विपक्ष के सारे अंदरूनी मसले सुलझ जाएंगे तो एक सबसे विषम मसला फिर भी सर उठा लेगा, और वह है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का। इसको विपक्ष चुनाव के बाद तक तो टाल सकता है, लेकिन अगर चुनाव में फतह हुई, जिसकी बीजेपी दावा करती है कि उम्मीद ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री पद के मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ी कलह साबित हो सकती है। उधर 2024 में पीएम मोदी का रथ रोकने के लिए देश के 26 राजनीतिक पार्टियों के नेता 18 जुलाई को जब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मिले तो ऐसा लगा कि कुछ तो बदलने वाला है। यहां उन्होंने बीजेपी की सरकार को केंद्र में फिर से न आने देने का संकल्प लिया, लेकिन बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी एकता की दरार को सबके सामने खोलकर रख दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हो गए। इनके ही साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार के गायब रहने पर बीजेपी ने दावा किया कि नीतीश नाराज हैं। गठबंधन का नाम इंडिया रखने और विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने पर नीतीश विपक्ष से नाराज हो गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने नाराजगी वाली बात से इनकार किया, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो जितना बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा छिपा रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी महत्व नहीं दिए जाने की बात चर्चा में रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखा जाए तो बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में बिहार और यूपी के नेताओं को कोई खास तवज्जो नहीं मिली। ऐसे में सवाल यही है कि क्या
बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्य को दरकिनार करके केंद्र में सरकार बनाने का सपना देखा जा सकता है। विपक्षी एकता की सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार यूपीए का नाम इंडिया रखे जाने पर सहमत नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें इंडिया का संयोजक नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से विपक्षी एकता की बैठक से वो जल्द लौट आए। केंद्र की बीजेपी सरकार से मुकाबला करने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 4.5 घंटे की बैठक के बाद मीडिया से सभी दल के नेता मुखातिब हुए। इस दौरान मीडिया को केवल ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे ने ही संबोधित किया। विपक्ष को एकजुट करने वाले नीतीश इस आयोजन के संबोधन से दूर रहे। उनके साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। अब इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी तो नीतीश कुमार की हुई। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकलना पड़ा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है। मोदी ने आगे लिखा कि इन दलों की पटना बैठक में इसी तरह नाराज होकर केजरीवाल दिल्ली लौट गए थे। जो लोग चुनाव से पहले न मन मिला पा रहे हैं, न एक चेहरा तय कर पा रहे हैं, वे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। सुशील कुमार मोदी के अलावा बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश को बेंगलुरु में बुलाकर कांग्रेस पार्टी ने खूब अपमानित किया। कांग्रेस शासित राज्य में उनके खिलाफ पोस्टर लगे और नीतीश को अस्थायी पीएम उम्मीदवार बताया गया। हालांकि जेडीयू ने नीतीश की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बताया है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश नाराज नहीं है। 11 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी नीतीश की सलाह पर ही बनाई गई है। वे अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही बेंगलुरु से पटना लौटे हैं। आज आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहाँ का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। उसके पीछे लोग कौन है? चेहरे तो वही हैं। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों का ये महासम्मेलन हो रहा है। आप बैनर कुछ भी लगा दें, आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता। चेहरा तो वही है, केवल मुखौटा बदल जाने से और लोग नहीं बदल जाते। इसलिए लोग पहचानते हैं इस नए नाम के पीछे कौन लोग हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी महत्व नहीं दिए जाने की बात चर्चा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखा जाए तो बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में बिहार और यूपी के नेताओं को कोई खास तरजीह नहीं दी गई, जबकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें और बिहार में 40 सीटें हैं। यानी दोनों राज्यों में लोकसभा की करीब 1/4 सीटें हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार और यूपी के नेताओं की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में है? आखिर बैठक में बिहार और यूपी के नेताओं को महत्व नहीं दिए जाने के पीछे की रणनीति क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बेंगलुरु बैठक से कई महीने पहले तक नीतीश ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर घंटों बातचीत की थी। कभी वे दिल्ली जाते तो कभी महाराष्ट्र। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करके आपसी अंतर को पाटने की कोशिश में लगे रहे। विपक्षी एकता के लिए नीतीश के इन नेताओं से मिलने के कुछ खास मायने भी रहे। इन्हें इंडिया के बैनर तले लाने के अलावा
ये भी गौर करने की बात है कि तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र की कुल 220 लोकसभा सीटों में अकेले बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। नीतीश इस बात को समझते रहे हैं, लेकिन फिर अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्या नीतीश वाकई नाराज हैं? इसका जवाब सिर्फ नीतीश ही दे सकते हैं, क्योंकि पवार की तरह नीतीश को भी समझ पाना आसान नहीं होता। वैसे कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन विपक्ष का नाम इंडिया होने के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि नाम में बहुत कुछ होता है। नाम पर विवाद और सियासत लगातार जारी है। वैसे गौर करने की बात यह भी है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद इसकी टैगलाइन जीतेगा भारत रखा गया है। इसका लक्ष्य यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 38% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, जिसे करीब 20% वोट और महज 52 सीटें मिली थी। लेकिन वोट शेयर में कांग्रेस अभी भी मजबूत है। अगले चुनाव में बीजेपी को अगर देश भर में 50-60 सीटों का भी नुकसान हो गया तो उसके लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में उसके कई सहयोगी उसका साथ छोड़ सकते हैं। इंडिया की अहमियत इन हालातों में बेहद खास हो जाएगी। इंडिया सिर्फ चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं है, चुनाव के बाद भी साझा सरकार बनाने में पहल इस संरचना से हो सकती है। ऐसे में मोदी सरकार इंडिया गठबंधन पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उसके लिए तमाम रणनीतियां तैयार हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि सियासी खेल और दिलचस्प होने जा रहा है। तो हमारी नजर इस सियासी खेल पर पड़ती रहेगी और हम आपके सामने लाते रहेंगे तमाम सियासी खबरों को। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।